प्रिय साथियों, नमस्कार। बैंक प्रमोशन एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रिकॉर्ड क्वेश्चन के तहत आज हम लोग क्लास नंबर 13 के जरिए स्पेशली जो ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 के लिए आरआरबी में पूछे गए हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी एक आरआरबी में ऑफिस असिस्टेंट 2 और स्केल 1 के लिए पूछे गए हैं इसमें। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें आरटीजीएस क्वेश्चन पूछा गया है आरटीजीएस मैक्सिमम लिमिट। तो आरटीजीएस का जो मैक्सिमम लिमिट होता है उसमें आरटीजीएस का मैक्सिमम लिमिट नो अपर लिमिट, नो अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम किसी भी तरह का कोई लिमिट नहीं होता है इसमें, ठीक है। नो अपर लिमिट। क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें कि आरटीजीएस मैक्सिमम लिमिट का पूछा गया था, तो आंसर होगा नो मैक्सिमम, नो अपर लिमिट। लेकिन अगर मिनिमम की बात होती है अगर यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये मिनिमम जो होगा आरटीजीएस का 2 लाख रुपया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज अंडर सेक्शन 269 एसटी। फ्रेंड्स जो 269 एसटी मतलब 269 एसटी जो है द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू सेक्शन टू गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था जो न्यू सेक्शन 269 एसटी। ये सेक्शन होते क्या है? ये सेक्शन बेसिकली है कि जो कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा है ना, कैश ट्रांजैक्शन है उसको 2 लाख से ज्यादा पे रोक लगाया गया था। किसके लिए? फॉर प्रमोटिंग द डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए 2 लाख से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पे रोक लगाया गया था इसमें, ठीक है। ये कौन से सेक्शन में था? गवर्नमेंट का 269 एसटी में आया था इसमें, ठीक है। बेसिकली ये जो था सेक्शन वो ब्लैक मनी या टैक्स फ्रॉड इकोनॉमिक में रोकने के लिए इसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राइट ऑफ सबरोगेशन मीन्स, ठीक है, वेरी इजी है इसमें कि ये किसका राइट होता है? ये गारंटर का राइट होता है। गारंटर का राइट होता है। क्या होता है गारंटर का राइट? गारंटर हैज पेड ऑफ द डेब्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर। he post of all the right, ध्यान रखिए, all the right that a creditor has against the principal debtors। मतलब ये जो राइट ऑफ सबरोगेशन का जो है वो राइट गारंटर का राइट होता है। गारंटर किसी लोन से अकाउंट्स का पेमेंट वो करता है इसमें, लोन से को मतलब कंप्लीट पेमेंट करता है तो क्रेडिटर जो राइट प्रिंसिपल डेब्टर को दिया है वो ट्रांसफर हो जाएगा गारंटर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है इसमें? ठीक है, वेरी सिंपल है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब करंट लायबिलिटी, और जब करंट लायबिलिटी जो है वो करंट इनकम या एसेट्स से, करंट एसेट्स या करंट इनकम से एक्सीड कर जाता है, ध्यान रखिएगा, एक्सीड कर जाता है। करंट लायबिलिटी जो है इसमें जब करंट इनकम या करंट एसेट से एक्सीड करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज द एमसीएलआर एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसमें पूछा गया है कि एमसीएलआर क्या है और इसका कंपोनेंट्स कैसे हैं। और फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे हैं तो सिंपल है कि कुछ इससे पूछे जो संभावना है क्या कि नेक्स्ट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले पूछे गए थे, नेक्स्ट एग्जाम में भी संभावना बनते हैं कि इसको पूछे जाएंगे इसमें। तो साथ में इससे कौन सा क्वेश्चन एराइज होगा उसे भी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। नो डाउट है कि वीडियो इस बार थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बिना पॉज किए हुए वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे इसमें, ठीक है। व्हाट इज एमसीएलआर? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट होता है, ठीक है। व्हाट इज एमसीएलआर? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट होता है, ठीक है। और इसका कंपोनेंट्स एक्चुअली पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंस इसकी जो होते हैं 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। जनरली देखा गया है कि अभी आरआरबी के एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में एमसीएलआर और इसके कंपोनेंट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके 4 जो कंपोनेंट्स हो गए तो उसमें कौन सा हो गया? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड पहला कंपोनेंट्स हो गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। दूसरा जो कंपोनेंट्स है वो नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट्स हो गया वो कौन सा हो गया? ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। और चौथा जो होगा वो टेनोर प्रीमियम, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स इसको ध्यान रखिएगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। नेगेटिव कैरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सीआरआर पे आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन बैंक डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देता है, इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनोर प्रीमियम्स में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, केवाईसी एंड इट्स कंपोनेंट। केवाईसी पॉलिसी से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। केवाईसी पॉलिसी से आप अपने बैंक का जरूर देख लीजिएगा। इसमें पूछ रहे केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसके जो 4 कंपोनेंट्स से ध्यान रखिएगा इसमें, सीआईपी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर, सीएपी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसीज, और तीसरा हो गया आरएम। आरएम साहब नहीं, आरएम मतलब रिस्क मैनेजमेंट, और आरएम साहब मॉनिटरिंग के लिए कहेंगे तो उसमें ट्रांजैक्शन ऑफ मॉनिटरिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 जो कंपोनेंट्स हो गए इसमें, सीआईपी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, आरएम साहब मतलब रिस्क मैनेजमेंट, और आरएम साहब मॉनिटरिंग के लिए कह रहे हैं मतलब ट्रांजैक्शन ऑफ मॉनिटरिंग। ठीक है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन ऑफ मॉनिटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक्सपेंड सीजीटीएमएससी। इसमें पूछा गया था कि सीजीटीएमएससी को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंड से रिलेटेड नो डाउट है कि 6-7 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि एक्सपेंड सीजीटीएमएस में वेरी सिंपल है, क्रेडिट। सीजीटीएमएससी क्या था इसमें, क्रेडिट गारंटी। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, चूंकि हम बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग को वो पता चल रहा होगा इसमें। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, सीजीटीएमएससी मतलब क्रेडिट गारंटी फंड, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस होता है। बेसिकली ये ज्वाइंट सेटअप होता है। किसका ज्वाइंट सेटअप होता है इसमें, ये एमएसएमई, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस सिडबी। सिडबी कहने का मतलब हो गया स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों का ये सेटअप है इसमें। ठीक है, सीजीटीएमएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एजुकेशन लोन एंड पैरिटी सेक्टर लिमिट। पैरिटी सेक्टर के अंदर जो एजुकेशन लोन होता है वो अप टू 20 लाख का होता है। ध्यान रखिएगा, अप टू 20 लाख का होता है। पैरिटी सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पैरिटी सेक्टर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 0 से 1 में या 1 से 2 में भी क्वेश्चन रहेंगे, 2 से 3 में भी रहेंगे, क्योंकि 1 से 2 में और 2 से 3 में ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन किया गया पैरिटी सेक्टर का। 0 से 1 में भी पैरिटी सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। इसमें देखने का मतलब है कि 2-3 चीज ध्यान रखिएगा उसमें। जो पैरिटी सेक्टर है तो टोटल पैरिटी सेक्टर, ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा हो गया माइक्रो, और चौथा हो गया वीकर सेक्शन। ठीक है, इसका सिंपल एक देख लीजिएगा, जो डीसीबी है मतलब डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए टोटल इसका कितना होगा, 40% होगा इसमें टोटल पैरिटी सेक्टर का। ये 18% एग्रीकल्चर, माइक्रो में 7.5% है इसमें, और वीकर सेक्शन में 12% है। अगर फॉरेन बैंक, यहीं पे फॉरेन बैंक हो, फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांच, तो उसके लिए हो जाएगा इसमें 40%, और ये एग्रीकल्चर नहीं एप्लीकेबल है, ये भी नहीं एप्लीकेबल है, और ये भी नहीं एप्लीकेबल है। यहीं पे अगर आरआरबी हो, आरआरबी की बात हो, इसमें रीजनल रूरल बैंक की बात हो, तो ये हो जाएगा 75%, एग्रीकल्चर 18%, माइक्रो 7.50%। ध्यान रखिएगा ये माइक्रो है, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस नहीं का टारगेट नहीं है, माइक्रो का टारगेट दिया गया, और वीकर सेक्शन में इसमें 15% है। ठीक है, उसी तरह अगर स्मॉल बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, तो टोटल पैरिटी सेक्टर 75% है, एग्रीकल्चर 18% है इसमें, माइक्रो में 7.5% है, और वीकर में 12% है इसमें। ठीक है, इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है एजुकेशन लोन, नहीं पीएसएल मतलब पैरिटी सेक्टर एजुकेशन लोन में, तो इसका जो होगा वो 20 लाख तक का होगा इसमें। ठीक है, अगर इसमें एक और रहता है हाउसिंग लोन से संबंधित रहता है, एचबीएल का हाउसिंग लोन्स का रहता है, तो हाउसिंग लोन्स में ध्यान रखिएगा। इस डाटा को 2 डाटा है इसमें, 35-25, ठीक है, 45-30 और 10-6। इसको एक बार ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, ये इसमें मतलब कि जो 35 लाख मेट्रो में 35 लाख रुपए तक के लोन्स को पैरिटी सेक्टर में मिलेंगे, किसमें, हाउसिंग लोन में। ध्यान रखिएगा, ये अभी एचपीएल की बात हम कर रहे हैं इसमें, और ये अदर सेंटर में 25 लाख। मेट्रो कौन सा, जिसका पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ऊपर हो उसमें, लेकिन उसका जो ओवरऑल यूनिट का कॉस्ट होना चाहिए, मेट्रो में 45 लाख तक होना चाहिए। ठीक है, मतलब 45 लाख मैक्सिमम होना चाहिए, और अदर सेंटर में 30 लाख मैक्सिमम होना चाहिए इसमें। 10 और 6 का मतलब है जो रिपेयर में होगा मेट्रो के लिए तो 10 लाख तक का, और ये अदर सेंटर में 6 लाख तक का लोन हमारा पैरिटी सेक्टर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स,
एजुकेशन लोन ऑफ EWS स्टूडेंट ऑफ मॉनिटरियम इंटरेस्ट, इसमें पूछ रहा है कि EWS स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन में मॉनिटरियम इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा इसमें। तो वेरी सिंपल है कि EWS ऑब्वियसली आप लोग को पता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें जो मॉनिटरियम पीरियड का होगा इसमें फुल्ली जो होगा वो सब्सिडी मिलेगा, फुल्ली सब्सिडी मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट का फुल इंटरेस्ट सब्सिडी भी होगा मॉनिटरियम पीरियड में। इसमें पूछा इंटरेस्ट रेट इसमें नहीं लगेगा, इंटरेस्ट का वो सब्सिडी मिलेगा इसमें, ठीक है। जो इंटरेस्ट मॉनिटरियम पीरियड होता है, मॉनिटरियम पीरियड जो एजुकेशन लोन में होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर या 6 मंथ, ठीक है, आफ्टर गेटिंग जॉब whichever is earlier, ध्यान रखिएगा, whichever is earlier, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर या 1 ईयर या 6 मंथ आफ्टर गेटिंग जॉब whichever is earlier, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सेक्शन ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। इसमें डिमांड ड्राफ्ट का सेक्शन पूछा जाता है, तो बिल्कुल सही कि डिमांड ड्राफ्ट जो है कौन से एक्ट में आएगा, NI एक्ट 1881 में आएगा इसमें, लेकिन इसमें सेक्शन पूछा है तो डिमांड ड्राफ्ट का जो सेक्शन होगा वो 85 होगा इसमें, ठीक है। सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे होंगे, तो NI एक्ट का जरूर देख लीजिएगा, कुछ सेक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे कि जनरल क्रॉसिंग 123 पे आता है, स्पेशल क्रॉसिंग 124 पे आता है इसमें। इस तरह का कुछ सेक्शन को आप जरूर इसमें एक बार देख लीजिएगा, जो कि डे टू डे हम लोग यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वैलिडेशन ऑफ डीपी नोट्स, मतलब डीपी नोट्स कितने दिन तक की वैलिड होता है इसमें। डीपी नोट्स जो वैलिडेट होता है इसमें, इसको एवरी 3 ईयर मतलब 3 साल तक वैलिड होता है, ध्यान रखिएगा 3 साल तक वैलिड होता है इसमें। 3 ईयर कब से, तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ध्यान रखिएगा डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से ये 3 साल वैलिड होता है इसमें, ठीक है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से नहीं, ध्यान रखिए वैलिडिटी जो है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से नहीं, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से ये 3 साल का वैलिड होता है, मतलब 3 साल के बाद इसको रिन्यूअल करना जरूरी होता है इसमें। उसी तरह डीपी नोट्स के अलावा अदर है, जैसे हाइपोथिकेशन, टर्म लोन हो गया, इसमें ये मॉर्गेज होगा, तो ये सब की वैलिडिटी आप जरूर देख लीजिएगा कि कितने दिन तक ये डॉक्यूमेंट वैलिड होते हैं। मिनिमम अमाउंट इन सरफेसी, सरफेसी एक्ट 2002 की बात कर रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 में मिनिमम अमाउंट की बात कर रही है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कुछ होंगे तो वो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें मिनिमम अमाउंट इन सरफेसी बोला है, तो जो मिनिमम अमाउंट होंगे वो ग्रेटर देन 1 लाख से ज्यादा होंगे इसमें, ठीक है। 1 लाख से कम पे सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा 1 लाख से कम पे सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है, एग्रीकल्चर लैंड पे लागू नहीं होता है इसमें, या लोन आउटस्टैंडिंग का 20% ही रिकवरी है तो उस पर भी लागू नहीं होता है सरफेसी एक्ट, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRR, SLR और बैंक रेट, ये रेट पूछा गया था, CLR, SLR और बैंक रेट, इसका पूछा गया था कि वर्तमान में रेट क्या है। तो सिंपली जो अभी जो वर्तमान जब अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसमें 13 तारीख को, तो इसका जो 14 तारीख को तो आज वैलेंटाइन डे है, आज के मतलब ये वीडियो आज बना रहे थे, ठीक है। तो 4.5% हो जाएगा CRR अभी जो है, SLR जो है इसमें वो कितना है 18% है इसमें, बैंक रेट जो है इसमें वो अभी जो है 6.75 है, ध्यान रखिएगा चेंज हो गया है, अभी 10 दिन पहले चेंज हुआ है, इसमें 6.75 का अभी है, ठीक है। ये 14 फरवरी को आज के दिन में SLR 18% है इसमें, और CRR 4.5% है। CRR से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसमें, तो CRR को ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये RBI के पास होता है इसमें, और इस पर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट पेमेंट बैंक को नहीं दिया जाता है इसमें। SLR जो होता है वो इन्वेस्टमेंट फॉर्म में होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी या गवर्नमेंट द्वारा जो प्रिस्क्राइब होता है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसमें। इसमें जो इंटरेस्ट होता है इसमें वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, PMJJBY, बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल सिक्योरिटीज में जो JJBY हो गया या SPY हो गया या APY हो गया, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एज का, क्लेम अमाउंट का, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि PMJJBY जीवन ज्योति बीमा योजना, क्लेम अमाउंट एंड प्रीमियम। जीवन ज्योति बीमा योजना में जो क्लेम अमाउंट होता है वो 2 लाख रुपए तक का होता है इसमें। जीवन ज्योति है तो इसका प्रीमियम जो अभी वर्तमान में 436 से पहले ये 330 था, अभी बढ़ा के 436 हो गया इसमें, ठीक है।
उसी तरह अगर पूछा जाता है SBY का सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा में जो क्लेम अमाउंट होता है तो वो 2 लाख रुपया होता है इसमें, और प्रीमियम जो है अभी वर्तमान में वो 12 से बढ़ा के 20 रुपया कर दिया गया इसमें, ठीक है। ये जो 2 लाख है एक्सीडेंटल डेथ होना चाहिए या फुल्ली जो होता है परमानेंट डिजेबल होना चाहिए, उस केस में 2 लाख मिलेगा। पार्सली डिजेबल अगर केस है तो उस केस में 1 लाख रुपया मिलेगा उसमें। उसी तरह इस क्वेश्चन में अगर APY की बात रहती तो APY का ध्यान रखिएगा, APY में जो पेंशन अमाउंट है वो 1000 से लेके 5000 तक का पेंशन अमाउंट होगा। इसका जो एज क्राइटेरिया है 18 से 40 है APY का। PMSBY का सुरक्षा बीमा योजना का 18 से 70 है इसमें, और PM जीवन ज्योति बीमा का 18 से 50 इसमें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो अभी हमने बताया है जरूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे इसमें। मुझे लगता है कि इस जब वीडियो को कंप्लीट देखिएगा इसमें, या जब क्वेश्चन को जब एग्जाम दे के आइएगा तो मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपको लगेंगे कि 10 मतलब मिनिमम मैंने 10 कहा कि उससे ज्यादा क्वेश्चन लगेंगे कि इस वीडियो को देख के ही मैंने दे दिया इसमें, ठीक है। तो ये वीडियो आपको इसलिए लिखाया गया कि आप ऑलरेडी पास कीजिएगा इसमें, अच्छे नंबर से पास कीजिए। ये वीडियो आपको रैंकिंग में लाएगा इसमें, कि रैंक में मतलब दूसरों से ये आगे बढ़ाएगा इसमें, तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर लोन NPA। एग्रीकल्चर देखिए, ये एग्रीकल्चर लोन NPA कब होता है इसमें? वेरी सिंपल है, जो शॉर्ट टर्म क्रॉप में होता है वो टू क्रॉप सीजन में, और लॉन्ग टर्म जो क्रॉप होता है वो 1 क्रॉप सीजन में NPA होता है इसमें। विच लोन नेवर बिकम NPA? कौन सा लोन NPA नहीं होता है इसमें? इसमें पूछ रहे क्वेश्चन कि कौन सा लोन NPA नहीं होता है इसमें, तो इसमें कुछ कुछ ऑप्शन दिया गया था, जैसे सेंट्रल गारंटी एडवांस होता है वो NPA नहीं होता है। एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट या NSC, या इंदिरा विकास पत्र, या किसान विकास पत्र अगेंस्ट LIC, इस तरह का जो लोन होता है इसमें तो वो NPA नहीं होता है इसमें। एक्सपेंड BCSBI को एक्सपेंड करने के लिए बोला गया। एक्सपेंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, जरूर जो टेक्निकल वर्ड उसको देख लीजिएगा, जैसे सरफेसी हो गया, सरसई हो गया, BCSBI हो गया, इसमें NACH हो गया। इस तरह का जो एक्सपेंड करने का होगा तो जरूर उसको देख लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है BCSBI की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा? बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया होता है इसमें, ठीक है। बेसिकली ये कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें BCS में ध्यान रखिएगा, टाइम फ्रेम का भी कुछ रहता है इसमें कि कितने दिनों में डिसिस्ट का सेटलमेंट हो जाना चाहिए, कितने दिन में अकाउंट क्लोज होना चाहिए, ये सब चीज को देख लीजिए। जैसे डिसिस्ट का सेटलमेंट है वो 15 दिन में, डिसिस्ट का सेटलमेंट अगर प्रॉपर सारा कुछ पेपर दिया गया है ब्रांचेज में तो 15 दिन के अंदर डिसिस्ट का सेटलमेंट किया जाएगा। ये BCSPI कोड के तहत ही कहा जाता है इसमें। नेक्स्ट है PM सुरक्षा बीमा योजना लिमिट एंड क्लेम अमाउंट। ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया है, सुरक्षा बीमा योजना की बात कर रहा है तो एज लिमिट होगा 18 से 70 का इसका एज लिमिट होगा इसमें, और जो क्लेम अमाउंट होगा वो 2 लाख रुपए होगा एक्सीडेंटल केस में, या जो फुल्ली जो डिसेबल होगा उस केस में भी 2 लाख होगा, लेकिन पार्सली डिविजिबल के केस में 1 लाख रुपया होगा इसमें। पूछ रहा था एज लिमिट 18 से 70 होंगे, इसका एज लिमिट 18 से 70, अमाउंट होगा 2 लाख। स्मॉल फार्मर लैंड होल्डिंग, ध्यान रखिएगा, दो फार्मर स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर की लैंड होल्डिंग की बात हमेशा होती है इसमें। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं स्मॉल फार्मर का लैंड होल्डिंग, तो इसका जो लैंड होल्डिंग होगा ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से ज्यादा, 1 हेक्टेयर से ज्यादा एंड अप टू 2 हेक्टेयर, ठीक है। 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर तक का ये होगा लैंड होल्डिंग। ये कौन सा होगा? स्मॉल फार्मर होगा इसमें, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर हेक्टेयर में किया गया, अगर इसको हमको एकड़ में क्वेश्चन का आंसर एकड़ में है तो ये 5 एकड़ होगा इसमें। और अगर मार्जिनल फार्मर की बात हो इसमें, मार्जिनल फार्मर की बात हो इसमें तो अप टू 1 हेक्टेयर जो होते हैं इसमें लैंड होल्डिंग, जो होते हैं इसमें लैंड होल्डिंग, वो मार्जिनल फार्मर का होगा इसमें। लैंड होल्डिंग किस मतलब किस तरह का, जैसे या तो ओनर होगा या रेंटर होगा या शेयर क्रॉपर होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नॉर्मली बल्क डिपॉजिट में, नॉर्मली जो बैंक में जो बल्क डिपॉजिट होता है RRB इसमें ये 15 लाख रुपए का होता है इसमें। बल्क डिपॉजिट 15 लाख है वो बल्क डिपॉजिट हम लोग नॉर्मली कहते हैं इसमें, जो RRB में है इसमें। नेशनलाइज बैंक में डिपॉजिट अलग हो सकता है, लेकिन RRB में जो मोस्टली बैंक है तो इसमें 15 लाख है। आप बैंक का सर्कुलर भी एक बार चेक कर लीजिएगा इसमें।
माइनर अकाउंट ओपनिंग एज, माइनर अकाउंट का ओपनिंग एज पूछ रहा है। सिंपली है क्या कि जो माइनर अकाउंट होते हैं, माइनर किसे कहते हैं, जो बिलो एज 18 ईयर, 18 साल से से नीचे को माइनर हम लोग कहते हैं। तो इसमें दो तरह का ऑपरेशन होता है, 10 साल, यानी कि 10 साल, बिलो 10 साल मतलब 10 साल से नीचे का जो होता है इसमें वो माइनर अकाउंट्स अंडर गार्जियनशिप होता है, ऑपरेटेड जो होता है गार्जियन के द्वारा ऑपरेटेड होता है इसमें, ठीक है। लेकिन 10 साल से ऊपर के माइनर का मतलब का ऑपरेशन वो सेल्फ ऑपरेटेड होता है, मतलब माइनर उसको ऑपरेट कर सकता है इसमें। विसल ब्लोअर पॉलिसीज कंप्लेंट, इसमें पूछ रहा है कि विसल ब्लोअर पॉलिसी में कंप्लेंट को क्या कहते हैं इसमें। विसल ब्लोअर पॉलिसीज में कंप्लेंट को क्या कहते हैं, जो कंप्लेंट होता है वो कहलाता है विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो कंप्लेंट है, जो कंप्लेंट को इसमें अलग अलग ऑप्शन था, जो कंप्लेंट है उसको कहते हैं विसल विसल ब्लोअर कहते हैं इसमें, ठीक है। इसमें एक टर्म आता है इसमें विसल ब्लोअर में, अक्सर देखा गया PI, ये होता है क्या है इसमें, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर को प्रोटेक्शन दिया जाता है इसमें, ठीक है। PI इसमें। तो और इसे पॉलिसीज को क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर पॉलिसीज कहते हैं। विसल ब्लोअर जो कंप्लेंट होता है वो विसल ब्लोअर कहलाता है। इसमें एक वर्ड इसमें आता है PI आता है इसमें, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर होता है इसमें। अकाउंट बिकम इनऑपरेटिव और डोरमेंट व्हेन नॉट ऑपरेटेड फॉर हाउ मेनी मंथ, सिंपली है कि कितने मंथ तक अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो अकाउंट इनऑपरेटिव या डोरमेंट हो जाएगा, तो वो होंगे 24 मंथ, ठीक है। अगर 10 साल तक ये सपोज कीजिए कि 10 साल तक किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चले जाएंगे इसमें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, कितने दिन का इनऑपरेटिव या डोरमेंट होगा इसमें, तो 24 मंथ होगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑलरेडी पूछा गया था एक आरआरबी में इसमें, कि इनऑपरेटिव अकाउंट्स कितने दिनों के बाद अनक्लेम्ड डिपॉजिट बनेंगे। तो बहुत सारे जो हमारे कलीग्स है वो कंफ्यूज हो गए थे कि 10 साल उन्होंने लिख दिया था, जबकि 10 साल नहीं का। जैसे ही पूछ रहा है कि इनऑपरेटिव अकाउंट कितने दिनों के बाद, ये कितने दिनों में, हाउ मेनी डे अनक्लेम्ड डिपॉजिट, तो सिंपली है कि 8 साल के बाद वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हो जाएंगे। चूंकि इनऑपरेटिव है तो 2 साल ऑलरेडी उनका हो चुका है इसमें, ठीक है। तो 8 साल के बाद वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड एंड रिपेबल। इसमें पूछ रहा है कि स्टैंड अप इंडिया, ऑलरेडी आप लोग वाकिफ होइएगा स्टैंड अप इंडिया से, जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया का जो मॉरेटोरियम पीरियड होता है, ये मॉरेटोरियम पीरियड बोल रहा है इसे, तो मॉरेटोरियम पीरियड जो होता है वो मैक्सिमम 18 मंथ का मॉरेटोरियम पीरियड होता है, और रिपेबल जो होता है वो 7 ईयर होता है, मैक्सिमम 7 ईयर में रिपेबल हो जाना चाहिए, और मॉरेटोरियम पीरियड 18 मंथ का होता है। स्टैंड अप इंडिया बेसिकली है जो 10 लाख 10 लाख, और इसका जो रेंज होता है 10 लाख से लेकर 100 लाख, मतलब 1 करोड़ तक का रेंज होता है इसमें। SC ST को दिया जाता है इसमें, ठीक है, या वुमेन वुमेन बॉर्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, मुद्रा लोन किशोर अमाउंट। मुद्रा बहुत ही पॉपुलर लोन है बैंकिंग इंडस्ट्री में इसमें अभी, ठीक है। इसका 3 कैटेगरी होता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु का जो रेंज होता है वो कहाँ तक होता है इसमें, 50,000 तक का रेंज होता है, ठीक है। किशोर का 50,000 1 से 1 लाख तक का रेंज होता है, और सॉरी शिशु का 50,000 तक होता है, किशोर का 50,000 1 से लेके 5 लाख तक का, ध्यान रखिएगा 5 लाख था होगा इसमें, ठीक है। और तरुण का 5 लाख 1 से 10 लाख। शिशु 50,000 तक का, किशोर 50,000 1 से लेके इसमें 5 लाख तक का, और तरुण 5 लाख 1 से लेके 10 लाख का। इसमें रेंज पूछ रहा है, किशोर का रेंज पूछ रहा है, तो ये कहाँ का होगा, कितना होगा, 50,000 1 से लेके 5 लाख तक होगा इसमें। सीसी सेंसर लिमिट 4 लाख है, ठीक है। इसमें कोई बोल रहा है ड्राइंग पावर निकालने के लिए, सीसी का सेंसर लिमिट 4 लाख रुपए है, ठीक है। और सेंसर स्टॉक कितना है, 6 लाख रुपए स्टॉक बोल रहा है। इसमें मार्जिन इसका 25% है, देन कैलकुलेट ड्राइंग पावर। डीपी निकालने के लिए बोल रहा है इसमें, तो डीपी का कितना है इसमें, जो ड्राइंग पावर लिमिट क्या होगा इसमें, तो ड्राइंग पावर जो होगा ये 6 लाख का 25%, कितना हो गया, 6 लाख का 25%, 1.5 लाख हो गया इसमें, ठीक है। तो जो डीपी होगा वो
6 लाख माइनस 1.5 लाख मतलब 4.5 लाख रुपया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो एलिजिबल डीपी होगा 6 लाख का 25% मार्जिन है तो मतलब 1.5 लाख रुपया उसका मार्जिन है इसमें, तो डीपी जो उसका होगा उसमें वो 4.5 लाख रुपया होगा। लेकिन एलिजिबल डीपी जो होगा सेंसल लिमिट या ये जो डीपी है उसमें जो भी कम हो तो 4.5 लाख रुपया और 4 लाख इसमें जो भी कम है 4 लाख मतलब सेंसल लिमिट 4 लाख और ये जो डीपी है 4.5 लाख रुपए इसमें जो भी कम है वो हमारा एलिजिबल ड्राइंग पावर है तो होगा। तो इसमें जो कम क्या है इसमें 4 लाख हमारा ये 4.5 से कम है 4 लाख, तो ये 4 लाख रुपया मेरा ये क्या बनेगा इसमें डीपी एलिजिबल डीपी हमारा 4 लाख रुपए का होगा इसमें। यहीं पर अगर क्वेश्चन में अगर सपोज कि स्टॉक दे दिया और क्रेडिटर की बात होती है, क्रेडिटर का इतना 1 लाख रुपया क्रेडिटर रहता है, स्टॉक कितना है क्रेडिटर सपोज कीजिए 1 लाख होता है, 1 लाख रुपया क्रेडिटर है। इसी क्वेश्चन में अगर क्रेडिटर का जिक्र रहता है इसमें ठीक है कि 1 लाख रुपया क्रेडिटर है तो ध्यान रखिए इसमें स्टॉक में से क्रेडिटर वो माइनस हो जाता है इसमें, जो हमारा स्टॉक है उसमें क्रेडिटर माइनस हो जाता है, देन फाइनली जो हमारा बनता है उस पर हमारा मार्जिन हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें। पैरिटी सेटल लैंडेड इन एग्रीकल्चर एडवांस, ऑलरेडी पिछले स्लाइड में हमने बताया है एग्रीकल्चर एडवांस। इसमें एक्चुअली में किसी बैंक का नाम दिया गया था, सपोज कि डीसीबी हो या आरआरबी हो या फॉरेन बैंक जिसका 20 ब्रांच से कम हो इसमें या स्मॉल बैंक हो, तो एग्रीकल्चर में 18% है, ध्यान रखिएगा 18% है। लेकिन फॉरेन जो बैंक है जिसका लेस देन 20 ब्रांचेज है उसके लिए नॉट एप्लीकेबल है, डीसीबी या आरआरबी या स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इसमें कितना है 18% इसमें। ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स इसमें पूछ रहे हैं कि ऑपरेटिव साइकिल का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिव साइकिल ऑपरेटिव साइकिल बेसिकली ये सीसी अकाउंट में यूज किया जाता है। इसमें ऑपरेटिव साइकिल मतलब इन्वेंट्री पीरियड प्लस अमाउंट रिसीवेबल पीरियड, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनने में तथा उसको फिनिश्ड गुड को कैश तक आने में जो भी पीरियड लगता है उसको ऑपरेशनल साइकिल मीन्स कहते हैं, मतलब ऑपरेशन साइकिल कहते हैं इसमें ठीक है। इन्वेंट्री पीरियड प्लस अमाउंट रिसीवेबल पीरियड ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड से लेके और उसको कैश में ट्रांसफर होने में जो भी पीरियड रहता है वो ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है इसमें। व्हिच इंक्लूजन इस क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच इंक्लूजन बैंकिंग सर्विस लिस्ट टू अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। वेरी सिंपल है, ये कौन सा इंक्लूजन था, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। बैंकर्स कस्टमर रिलेशनशिप व्हेन आर्टिकल इज लेफ्ट मिस्टेकली बाय कस्टमर। बैंक्स और कस्टमर के रिलेशन पे, बैंक और कस्टमर के रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो मतलब क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका जो 4-5 है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बैंकर कस्टमर रिलेशन व्हेन आर्टिकल इज लेफ्ट मिस्टेकली बाय कस्टमर। तो इसमें जो रिलेशनशिप होगा जो बैंक होगा, ध्यान रखिएगा बैंक क्या काम करेगा, ट्रस्टी का काम करेगा और जो कस्टमर होगा वो बेनिफिशियरी होगा ठीक है। उसी तरह हाइपोथिकेशन वाले में रिलेशन पूछता है, हाइपोथिकेशन असाइनमेंट प्लेस। तो सिंपली है कि हाइपोथिकेशन असाइनमेंट प्लेस ये सब का जो होता है अब ऑलरेडी अब देखे होइएगा, एक बार फिर से उसको देख लीजिएगा। जैसे पूछता है कि कलेक्शन ऑफ चेक में बैंकर्स और कस्टमर का रिलेशन क्या होता है, उस केस में बैंकर्स एजेंट कहलाता है और कस्टमर जो होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है इसमें ठीक है। हु इज द नोडल एजेंसी ऑफ पीएमईजी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट द्वारा ये प्रेस्क्राइब्ड स्कीम्स है इसमें ठीक है। तो इसमें एक्चुअली पूछ रहा है हु इज द नोडल एजेंसी ऑफ पीएमईजीपी, पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी कौन है। तो इसका जो नोडल एजेंसी वो केबीआईसी है ठीक है। केबीआईसी का नहीं पता, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ध्यान रखिएगा कमिटी नहीं कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ठीक है। पीएमईजीपी से रिलेटेड बेसिकली जो मार्जिन मनी है इसमें या उसका जो सब्सिडी अमाउंट है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा संभावना जैसे है कि पूछा जा सकता है इसमें। ध्यान रखिएगा जनरल बाकी अदर कैटेगरी एससी एसटी जो माइनॉरिटी हो गया एक्स सर्विस में ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% और इसका जो अदर का होगा 5% होगा। मार्जिन मनी मतलब जो सब्सिडी अर्बन और रूरल एरिया के लिए अलग अलग होता है। अर्बन के लिए जो अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसका सब्सिडी होगा 15% होगा इसमें, रूरल में प्रोजेक्ट है तो 25% होगा इसमें। अदर कैटेगरी में जो सब्सिडी होगा वो 25% है और रूरल में, अदर कैटेगरी में अर्बन में है तो
25% है इसमें, और रूरल में है तो 35% सब्सिडी हो गया इसमें। अभी एक लेटेस्ट इसका इम्प्लीमेंट किया है, जो अमाउंट जो था 25 लाख से इंक्रीज करके 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग में कर दिया गया है इसमें, और 10 लाख से इसको इंक्रीज करके 20 लाख रुपए सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस में किया गया है इसमें। तो इसको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है इसमें, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे तो नहीं, एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे इस टॉपिक से इसमें, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और आरआरबी एग्रीकल्चर एडवांस एंड प्रायोरिटी सेक्टर, सिंपली है कि जो आरआरबी का एग्रीकल्चर एडवांस कितना होता है, वो 18% होता है इसमें। टर्म लोन इन हाउ मेनी डेज विल एनपीए, टर्म लोन कितने दिनों के बाद एनपीए कहलाता है? सिंपली है जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट और या प्रिंसिपल ओवर ड्यू रहता है कितने दिन तक, 90 डेज तक। अगर वो ये ओवर ड्यू है तो 90 डेज के बाद ये लोन अकाउंट हमारा एनपीए हो जाएगा इसमें। टीएल के केस में 90 डेज तक अगर ओवर ड्यू है क्या चीज, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल जो है इसमें, तो ये 90 डेज के बाद हमारा लोन एनपीए कहला आ जाएगा इसमें। ध्यान रखिएगा, सीसी वाले भी केस ही पूछते हैं। सीसी वाले केस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 172 दिन तक, सपोज कि 172 दिन तक कोई सीसी अकाउंट रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो क्या वो किस कैटेगरी में आएंगे इसमें? ठीक है, तो वो जब रिन्यूअल नहीं हुआ तो किस कैटेगरी में आएंगे, क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। ठीक है, तो वो एसएमए में, एसएमए कैटेगरी में होंगे, एनपीए होंगे इसमें, या D2 या D1 होंगे इसमें, या सब स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि किस कैटेगरी में आएंगे, या ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग। तो एसईसी के केस में ध्यान रखिएगा, रिन्यूअल की बात कर रहा है तो 180 दिन तक रिन्यूअल हो जाना चाहिए। 180 दिन तक रिन्यूअल नहीं हुआ तभी वो एनपीए में जाएगा इसमें, तब 180 दिन के बाद वो एनपीए हो जाएगा। 180 दिन में अंदर वो रिन्यूअल हो जाना चाहिए। 172 दिन की बात है तो अभी अभी टाइम है, तो ये अकाउंट हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट्स में रहेगा। इस चीज को जरूर एक बार देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, 180 दिन के बाद ये एनपीए में जाता है। लेकिन रिव्यू के लिए बोला जाए तो रिव्यू जो सीसी या ऑडी अकाउंट में कितना, 3 मंथ मैक्सिमम जो रिव्यू 3 मंथ तक का होता है इसमें, और 180 दिन में 2 बार ही हम इसको रिव्यू कर सकते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है टर्म लोन इन हाउ मेनी डेज विल एनपीए, तो एनपीए कितने दिनों में टर्म लोन होगा, तो ये 90 डेज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म लोन क्रॉप लोन कन्वर्टेड इनटू एनपीए। शॉर्ट टर्म का जो लोन है वो एनपीए में कब कन्वर्ट होता है? टू क्रॉप सीजन होगा। टू क्रॉप सीजन के बाद शॉर्ट टर्म का लोन हमारा एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है इसमें। टू क्रॉप सीजन, ध्यान रखिएगा, टू क्रॉप से कब से, जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से टू क्रॉप सीजन के बाद ये शॉर्ट टर्म का हमारा एनपीए होता है इसमें। यहीं पर अगर लॉन्ग टर्म की बात होता है तो ड्यू डेट से 1 क्रॉप सीजन के बाद ये एनपीए में कन्वर्ट होता है। सेफ डिपॉजिट लॉकर अंडर व्हिच एक्ट, सेफ डिपॉजिट लॉकर अंडर व्हिच, इसमें ये व्हिच एक्ट पूछ रहा है, तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 होता है इसमें। ठीक है, लेकिन ये सेक्शन सेक्शन अगर पूछा जाए तो सेक्शन आएगा 45ZE। ठीक है, 45ZE। राइट टू फेयर ट्रीटमेंट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें कुछ क्वेश्चन के में ऑप्शन दिया गया था कि राइट ऑफ ट्रीटमेंट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे क्वेश्चन ऑप्शन में था कि जेंडर जेंडर कास्ट एज लाइफ स्टैंडर्ड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग्स। तो बेसिकली है जो ये राइट टू फेयर ट्रीटमेंट है, डिस्क्रिमिनेटेड जेंडर कास्ट या एज या लाइफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट ओपनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? फ्रेंड्स, इसमें जो अदर अदर का है, जैसे कंपनी का है पार्टनरशिप फॉर्म हो गया इसमें, या इंडिविजुअल का है, तो इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा अपने बैंक के अकॉर्डिंग। बेसिकली जो इसमें जो पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहा है, तो इसमें पार्टनरशिप फॉर्म में किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तो पार्टनरशिप डेट की जरूरत होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है इसमें, ऑथोरिटी लेटर ऑफ अकाउंट ऑपरेशन की जरूरत होती है इसमें, पैन कार्ड ऑफ द फॉर्म की जरूरत होती है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जिसकी जरूरत पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करने के अकाउंट ओपन करने में होती है इसमें। एक्सपेंड सरफेसी, ये सरफेसी को एक्सपेंड करने के लिए कहा जाता है इसमें। बिल्कुल ये इजी है? बिल्कुल इजी नहीं है इसमें, क्योंकि ये अक्सर जब आप इसको याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। तो सिंपली जो वर्ड को देखिए, एस क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड रिकंस्ट्रक्शन
then securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट कब कब हुआ था? ये 2002। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपोथिकेशन का, इसमें हाइपोथिकेशन किस एक्ट में? तो हाइपोथिकेशन वो सरफेसी एक्ट में आएगा इसमें। ठीक है, व्हाट डज जनरल क्रॉसिंग मीन्स ऑन चेक? चेक पे जब जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या था? सिंपली है कि जनरल क्रॉसिंग मतलब चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस। ध्यान कर, टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस हो गया। ठीक है, यहीं पर अगर स्पेशल क्रॉसिंग की बात होती है, इसमें स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब होता है द चेक बियर्स द नेम ऑफ द बैंक आइदर विथ और विदाउट द वर्ड नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, क्रॉसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जनरल क्रॉसिंग का सेक्शन, जैसे जनरल क्रॉसिंग का सेक्शन 123 है, स्पेशल क्रॉसिंग है तो 124 है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। सरफेसी मिनिमम आउटस्टैंडिंग लोन एप्लीकेबल, मिनिमम आउटस्टैंडिंग लोन एप्लीकेबल पिछले स्लाइड में थे, जो लोन आउटस्टैंडिंग जो होगा वो 1 लाख से ग्रेटर देन 1 लाख से ज्यादा होगा मिनिमम। ठीक है, तभी वो सरफेसी उसमें लागू होगा। लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यूएशन, अच्छा लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब पे वैल्यूएशन के ऑन किस पे वैल्यूएशन होता है? तो उसके सरेंडर वैल्यू पे, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके सरेंडर वैल्यू का वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बैंक उसको लोन देते हैं इसमें। ठीक है, तो वैल्यूएशन किसका होता है? सरेंडर वैल्यू का, किसका? जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ टर्म डिपॉजिट व्हाट इंटरेस्ट शुड पेड। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना इंटरेस्ट पेड होगा, तो ये जो है एज पर सेविंग रेट और टर्म डिपॉजिट रेट, एज पर एसबी रेट या टर्म डिपॉजिट रेट, विच एवर इज लोअर। ठीक है, जो दोनों में से जो कम होगा वो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा इसमें। डीफ 2014 इंटरेस्ट पेड। ठीक है, ये अच्छा, इसमें इंटरेस्ट पूछ रहा है कि डिफ जो है इसका डिफ अकाउंट मतलब जो हमारा अनक्लेम डिपॉजिट के बाद जो पैसा इस फंड में जाता है, तो इसका जो इंटरेस्ट ये बात कर रहा है इसमें, तो कितना भी है, 11/5/2021 से 3% है इसमें। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट पूछ रहे हैं तो 3% होगा। इन डिपॉजिट अकाउंट रिलेशनशिप बिटवीन बैंक और कस्टमर, बैंक और कस्टमर जो अगर डिपॉजिट अकाउंट में बैंक और कस्टमर का रिलेशन क्या होता है, तो बैंक जो होता है वो डेटर्स कहलाता है इसमें, और कस्टमर जो होता है वो क्रेडिटर होता है इसमें। ठीक है, उसी तरह लोन्स अकाउंट्स में क्या होता है, बैंक जो होता है क्रेडिटर होगा और कस्टमर जो होगा वो डेटर्स होगा इसमें। ऑलरेडी पिछले स्लाइड में हमने बताया भी कि हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, प्लेज लियन मॉर्गेज हाइपोथिकेशन, इस सबका एक बार चेक कर लीजिएगा इसमें। कलेक्शन ऑफ चेक, विच कोड डज रिक्वायर्ड फॉर एनईएफटी, एनईएफटी के लिए कौन सा कोड की रिक्वायर होती है इसमें? इसमें ऑप्शन था, लेकिन ऑप्शन में और भी था, लेकिन एक चीज कोड जो होता है आईएफएससी कोड, ध्यान रखिएगा आईएफएससी कोड की रिक्वायरमेंट एनईएफटी में होती है, या आरटीजीएस में भी आईएफएससी कोड की रिक्वायरमेंट बैंक को होती है। इन पॉजिटिव पे सिस्टम विच कंपनी टाइप, पॉजिटिव पे सिस्टम में जो कौन से कंपनी इसको इंट्रोड्यूस किया या टाइप किया वो एनपीसीआई है। एनपीसीआई करने का मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें। ठीक है, अभी जो वर्तमान में 50 हजार से ऊपर के में ये पॉजिटिव पे मैंडेटरी कर दिया गया है, 50,000 या उसी एबव में। ठीक है, पॉजिटिव पे सिस्टम मैंडेटरी कर दिया गया है इसमें। शेयर इन रीजनल रूरल बैंक ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा रीजनल रूरल बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना शेयर है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो 50% हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया 15%, और जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं, स्पॉन्सर बैंक का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 35% का कंट्रीब्यूशन होता है आरआरबी में। एनआरओ अकाउंट लोकल एड्रेस टाइम फॉर वेरिफिकेशन, एनआरओ अकाउंट में लोकल एड्रेस टाइम जो वेरिफिकेशन का होता है उसमें कितने दिन का होता है? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। कब से? फॉर्म द अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, जब से अकाउंट ओपन होगा उससे 30 दिन के अंदर में लोकल एड्रेस का वेरिफिकेशन होता है। क्रॉसिंग चेक कैन बी पेड बाय,
क्या पूछ रहा है, क्रॉसिंग चेक कैन बी पेड बाय, इसमें ऑप्शन दिया गया था, कुछ ऑप्शन था, तो जो क्रॉसिंग चेक है वो पेड कैसे होगा, तो द अमाउंट पेबल ऑफ द क्रॉस चेक इज ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पे, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पे, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है, किसका, ऑफ द पे। Transfer of interest in a specific immovable property for the purpose of security in loans account, simply है जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी लोन अकाउंट, क्या है, मॉर्गेज होता है ये, ठीक है, मॉर्गेज केस में क्या होता है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें। एमएसएमई इंटरप्राइजेज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, एमएसएमई से रिलेटेड बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन जरूर होंगे फ्रेंड्स इसमें, तो एमएसएमई का जो याद करने का तरीका है वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, याद कैसे होगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, 1, 10, 50, 5 को 50 से मल्टीपल करेंगे तो 250, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, ठीक है, ये हो गया अपना ये इन्वेस्टमेंट, ये हो गया टर्नओवर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ये हो गया कौन सा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ये हो गया सर्विस सेक्टर, ऊपर में ये हो जाएगा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, मतलब माइक्रो में अप टू 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो उसमें, ठीक है, तो वो अप टू 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, स्मॉल में 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम, और मीडियम में 10 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ से कम, ठीक है। टर्न नंबर जो होना इसका कहाँ तक होना चाहिए, 5 करोड़, अप टू 5 करोड़ माइक्रो में, टर्न नंबर 50 करोड़ स्मॉल में, और 250 करोड़ मीडियम में इसमें, ठीक है, तो ये आएंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस, ये आएंगे स्मॉल में, और ये मीडियम में। सर्विस इंडस्ट्री की बात होती है, ये 10 लाख, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले जितने भी है करोड़ है, और ये 10 लाख, 10 लाख तक माइक्रो में आएंगे, 10 लाख से 2 करोड़ स्मॉल में आएंगे, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक होगा इसमें, 10 लाख 2 करोड़ से ऊपर, और 5 करोड़ तक का होगा ये मीडियम में आएंगे इसमें, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1, 10, 50, 5 को 50 से मल्टीपल किए तो 250, और 10 को 2 से डिवाइड किए तो 5, इस तरह से एक डाटा को इसको याद कर लीजिएगा। इफ नो टाइम ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड इन अ फी नोट्स, प्रोविजनरी नोट्स की बात करता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज व्हेन पेबल, अच्छा कब पेमेंट होगा, सिंपली है कि पेबल ऑन, इसमें ऑप्शन से दिया गया था इसमें, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा पेबल ऑन डिमांड, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम टाइम इफ नो टाइम ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड है, तो पेबल ऑफ ऑन डिमांड होगा इसमें। When bank granted cash credit against hypothecation of a stock limit to a private limited company, the charge against stock is registered with, ये charge कहाँ registered होगा, ये ROC में registered होगा इसमें, ठीक है, and certificate of registration should be issued, ये कहाँ registered होगा, ये ROC में registered होगा इसमें। As per RBI guideline, ठीक है, provisioning at 100% applicable, ठीक है, 100% applicable to the secured portion, ध्यान रखिएगा, ये secured portion की बात कर रहा है, 100% की बात कर रहा है, of an advance claim as the doubtful category for more than, जो नेशनलाइज्ड बैंक और जो आरआरबी है दोनों के लिए 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, मतलब ये D3 में मोर देन, ग्रेटर देन 3 ईयर, डी क्या बोल रहा है इसमें, सिक्योर्ड और प्रोविजनल एडवांस डॉटफुल मोर देन, ध्यान किया मोर देन की बात कर रहे तो 3 ईयर में डॉटफुल D3 कैटेगरी में, तो सिक्योर्ड पोर्शन में भी 100% और अनसिक्योर्ड में भी 100% का प्रोविजनिंग होगा इसमें, ठीक है। इसी तरह आरआरबी की बात होता है इसमें, जैसे अभी वर्तमान में आरआरबी की बात होगा तो उसका जो होगा इसमें D3 में 100% और 100% होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेशनलाइज की भी बात होती है, तो फ्रेंड्स जो नेशनलाइज में भी है उसमें भी D3 में 100 और इसमें 100% है इसमें। फ्रॉड केस 25 लाख, मतलब 25 करोड़ एंड एबव टू बी रिपोर्टेड, फ्रॉड का केस है वो 25 लाख और से ज्यादा और 25 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक का, ये रिपोर्टिंग कहाँ होगा, ये पूछ रहा है इसमें। तो इसकी जो रिपोर्टिंग हो गई, जो 25 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक है, ये रिपोर्टिंग का BSFC, मतलब बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल, ठीक है, यहाँ रिपोर्टिंग होगी इसमें।
फ्रॉड से रिलेटेड अलग अलग अमाउंट है, जैसे कि 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक का जो है अमाउंट वो लोकल पुलिस में रिपोर्ट होंगे। 1 लाख से ज़्यादा और 3 करोड़ तक का होगा उसमें वो सीआईडी या ईओडब्ल्यू ऑफ स्टेट में होंगे इसमें। 3 करोड़ से ज़्यादा और 25 करोड़ तक का जो है 3 करोड़ से ज़्यादा और 25 करोड़ तक का है। अगर स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है तो एसीबी ऑफ सीबीआई और अदर के लिए ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स ऑफ सीबीआई में रिपोर्ट होंगे। एसीबी करने मतलब एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ सीबीआई, अगर स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है, अगर नहीं है तो ईओडब्ल्यू ऑफ सीबीआई में 3 करोड़ से ज्यादा 25 करोड़ तक होंगे। और 25 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तक का है तो सिंपली ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसी के पूछ रहा है, तो ये बीएसएफसी के पास रिपोर्ट होंगे। और 50 करोड़ से ज्यादा जो होंगे ये कहाँ रिपोर्ट होंगे, ये सीबीआई डायरेक्टर के पास हेड ऑफिस, ठीक है, यहाँ रिपोर्ट किए जाएंगे इसमें। MICR ट्रांजैक्शन कोड डिजिट, अच्छा माइक्रो कोड का ट्रांजैक्शन कोड डिजिट पूछ रहा है तो बिल्कुल सिंपल है, जो 3 डिजिट होता है, ध्यान रखिएगा इसमें। जो फर्स्ट जो 3 डिजिट होता है वो कौन सा होता है, वो सिटी कोड होता है इसमें। उसके बाद जो मिडिल का होता है, मिडिल जो 3 डिजिट होता है वो बैंक कोड होता है। और जो लास्ट का जो होता है, लास्ट का या फाइनल जो 3 डिजिट होता है वो क्या होता है उसमें, वो ब्रांच कोड होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रूल्स इन क्लिंटन बेस्ड ऑन, अच्छा क्लिंटन रूल्स ये बेस्ड किस बेस पे, सिंपली ये जो बेस्ड क्या था इसमें, फर्स्ट आउट, क्लिंटन का रूल्स है वो ये बेस्ड होता है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट पे बेस्ड होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन आईटी, अच्छा इनकम टैक्स पे हेल्थ और एजुकेशन सेस आईटी मतलब कितना चार्ज किया जाता है, ये परसेंटेज चार्ज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें। इनकम टैक्स पे हेल्थ और एजुकेशन सेस कितना चार्ज किया जाता है, तो ये चार्ज होता है इसमें कितना, 4% चार्ज होता है। आपकी इनकम कुछ भी हो लेकिन उसका जो चार्ज होगा वो 4%, जो इनकम का जो चार्ज होगा वो 4% चार्ज हो जाएगा इसमें, ठीक है, मतलब सभी स्लैब में 4% ही चार्ज किया जाएगा इसमें। विच इज नॉट ए ओबीडी, ओबीडी करेंगे मतलब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कौन नहीं है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन दिया गया था, 2 चीज ध्यान रखना, राशन कार्ड और पैन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें, इस चीज को ध्यान रखिएगा, राशन कार्ड और पैन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ओबीडी डॉक्यूमेंट जो अभी रिसेंटली इंडिया में 6 है इसमें, कौन कौन सा है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, वोटर कार्ड हो गया इसमें, पासपोर्ट हो गया इसमें, मनरेगा कार्ड हो गया, और ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड, आधार हो गया, और लास्ट कौन सा है, एनपीआर, एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, पैन को इसने ही रिप्लेस किया था, एनपीआर ने ही रिप्लेस किया था। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओबीडी डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है, तो ओबीडी डॉक्यूमेंट राशन कार्ड या पैन कार्ड नहीं है, बाकी जो है इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा, आधार और एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, वो क्या है, ओबीडी डॉक्यूमेंट है। अमाउंट इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी, अच्छा इसमें अमाउंट पूछ रहा है कितना तक के अमाउंट को डीआईसीजीसी के अंतर्गत इंश्योर्ड किया गया। डीआईसीजीसी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसमें जो लिमिट है वो अब 5 लाख कर दिया है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 लाख, तो इसका लिमिट है, पहले 1 लाख था, अभी जो है उसमें क्या क्या है, इसमें 5 लाख तक का कर दिया गया इसमें। Under which section of NI Act 1881 protection is available to collecting bank and paying bank, अच्छा इसमें प्रोटेक्शन पूछ रहा है कलेक्टिंग बैंक और पेइंग बैंक का, ये कौन सा सेक्शन है, तो इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 131 है। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, एनआई एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है जो आपको इंपॉर्टेंट आपके जस्ट लगता है, डेली जो बेसिक जो डे टू डे बैंक में काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें कितना है, इसमें वो सेक्शन 131 की बात कर रहा है, कलेक्टिंग एंड पेइंग बैंक। सेल नोटिस फॉर पीरियड आफ्टर टेकिंग पोजीशन अंडर सरफेसी एक्ट, सेल नोटिस पीरियड की बात कर रहा है आफ्टर पोजीशन अंडर सरफेसी एक्ट, ठीक है, इसका 30 डेज का होता है इसमें, ठीक है, 30 डेज का होता है इसमें। ओके फ्रेंड्स, जो अभी हमने जो कुछ क्वेश्चन जो रिकॉर्ड क्वेश्चन है इसको हम लोगों ने देखा है इसमें, ये एक बेसिकली आपको एक आइडिया देगा, प्रीवियस जो एक आरआरबी में ये पूछा गया है ऑलरेडी, ये सारे आरआरबी से ही उठाया गया क्वेश्चन है इसमें।
तो आने वाले फ्यूचर जो आपके जो एग्जाम होंगे तो बेसिकली इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप चीज़ों को जरूर देखिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो स्केल 1 से 2 के लिए एलिजिबल है उसके लिए जो रिकॉर्ड या कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनाए ताकि वो आपको इम्पोर्टेंट होंगे इसमें। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली से सब्सक्राइब कर लेंगे। बैंक प्रमोशन के अलावा टाइम टू टाइम जीआईबी और सीआईबी का भी इस पे वीडियो डाला जाएगा ताकि आप उसे देख के और अपने नॉलेज को इन्हांस कर सके इसमें और साथ में जो आपका जो मिशन है प्रमोशन का या जीआईबी सीआईबी का उसे आप पास कर सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।